ये बॉडी मूव नहीं करी, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेस्ट। लेकिन 5 सेकंड बाद ये बॉडी ए बी पॉइंट पे आ गई, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपने बिलियर्ड वाली गेम खेली है जिसमें टेबल होता है, टेबल के ऊपर बॉल रखी जाती है, ऐसे करके हिट करते हैं। या फिर कैरम बोर्ड, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। ये घूम भी रहा है और आगे भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसलेशनल भी हो रहा है यहाँ पे, और ये रोटेशनल भी हो रहा है, यानी कि कंबाइंड मोशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल NCERT निकेतन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आई कहाँ से, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये सभी हम कवर करने वाले हैं। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो यहाँ पे सपोज करो इस एक पॉइंट ए पे यहाँ पे इस पॉइंट ए पे कार है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट ए है, और ये कार यहाँ से शिफ्ट होएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब शुरू वाली पोजीशन। सर ये पोजीशन क्या होता है? अब देखो, पोजीशन मतलब लोकेशन, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन मतलब क्या? देखो, पोजीशन मतलब होता है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास कार। सो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर एट टी इज इक्वल्स टू 0, जब समय कितना था, 0 सेकेंड था, तब यहाँ पे एक कार थी इस पॉइंट ए पे। जैसे जैसे समय बढ़ा, वो कार आगे मूव करने लगी और यहाँ से इस पोजीशन पे आ गई, पोजीशन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आ गई पोजीशन बी पे। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक इनिशियल पॉइंट है या फिर लोकेशन है जिसे बोलते हैं हम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है बच्चों। यहां से पोजीशन, कार की पोजीशन ए पे थी, अब पोजीशन बी पे है कुछ t इज इक्वल्स टू टी सेकेंड्स में, बोल दिया 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद। t इक्वल टू 5 सेकेंड बाद बॉडी यहाँ पे आ गई। तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज करी जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे 5 सेकेंड नज़दीक आया, बॉडी ए से मूव होके बी पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया? यहाँ से हमें समझ ये आया कि अगर बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है अपनी, यानी कि मूव कर रही है, इसे ही तो मोशन बोलते हैं हम। और अगर समय 0 सेकेंड, 5 सेकेंड पे भी ये बॉडी अगर ए पॉइंट पे रहती तो हम क्या बोलते? सर ये तो वहीं की वहीं खड़ी है, ये मूव ही नहीं करी, समय बढ़ता गया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये बॉडी मूव नहीं करी, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेस्ट। लेकिन 5 सेकेंड बाद ये बॉडी ए बी पॉइंट पे आ गई, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं मोशन। क्लियर है ना? तो देखो रेस्ट क्या हुआ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या?
when a body change its does not change its position, when a body, यहाँ पे body मतलब कार या object, so when a body does not change its position, पोजीशन समझ आया बच्चों? पोजीशन क्या? लोकेशन, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस मतलब इस कार की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? पॉइंट ए पे। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन, ये वाली फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, कि यहाँ से रेफरेंस लेके वो आगे की तरफ गई है। तो ये है हमारे पास फाइनल पोजीशन, ये चीज़ है हमारे पास फाइनल पोजीशन। तो बच्चों हम कहाँ पे थे? रेस्ट पे। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, और यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। क्या लिखा मैंने ये लिखा है कि जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही है समय के साथ, तो क्या हुआ? वो रेस्ट पे हुई। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, समय बीतते जा रहा है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं चेंज ही नहीं हो रहा हूँ, मैंने अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करी, मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली कुछ सेकंड बाद, कुछ समय बाद, यानी कि मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी, मैंने थोड़ा सा मोशन किया, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। तो सर मोशन क्या है? मोशन में क्या है? जब 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 बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी तब हम बोल देंगे मोशन हो गया सर। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेज, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड मोशन। सर समझ आ गया अब तो मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन का मतलब मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब मूवमेंट। अगर कार यहाँ की यहीं खड़ी है, समय समय जैसे ही बीत रहा है, तो क्या है सर? ये तो रेस्ट पे है, लेकिन इसने मूव किया यहाँ से यहाँ, मूवमेंट करी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, मोशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास नमस्ते एनसीईआरटी। देखो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं एनसीईआरटी में, उन्हें पढ़ते हैं हम। तो क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, therefore to describe, यहाँ से देखो, to describe the position of an object we need to specify, to describe the position of an object we need to specify a reference point called the origin। तो जहाँ यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट देखा, इस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? ये इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं सर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को ओरिजिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आपको y में जाना है 5 मीटर, तो आप यहाँ से शुरू करोगे ना, ज़ीरो, ओरिजिन से 0,0 से, और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये है सर x = 5। कहाँ से शुरू किया आपने? इनिशियल पोजीशन से। कहाँ से शुरू किया? 0 से, ओरिजिन से। उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन, उसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। वहाँ से शुरू किया आपने। समझ आ गई चीज़ें? बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? हमने देखा अभी मोशन क्या होता है, कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो उसे बोलेंगे मोशन। So a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time। अगर समय के साथ साथ अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे मोशन, ठीक है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन में
देखो मोशन और एक रेस्ट, रेस्ट समझ आ गया क्या, और मोशन समझ आ गया। रेस्ट क्या, जब समय के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं करते ऑब्जेक्ट, यहाँ पे समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करती है। तो आपको बच्चों रेस्ट भी समझ आ गया और आपको रेस्ट भी समझ आ गया और आपको मोशन भी समझ आ गया। वेरी गुड, लाइक कर दो अगर समझ आ गया तो आपको। मोशन, अब देखो यार बच्चों 1D मोशन क्या, 2D मोशन क्या, 3D मोशन क्या। सर क्या बोल रहे हो, अभी मैंने क्या बनाया, कार्टेशियन सिस्टम बनाया था और मैंने एक्स में चलाया था, ठीक है, यानी एक कोऑर्डिनेट में चलाया था। तो जब भी बॉडी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में चलती है, या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, तब हम बोलेंगे उसे 1D मोशन। अगर एक्स वाई किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में चलती है तो हम बोलेंगे उसे 2D मोशन। और किसी भी तीन क्या, एक्स वाई जेड तीनों मोशन में, अगर तीनों कोऑर्डिनेट में चलती है बॉडी तो उसे हम बोलेंगे 3D मोशन। चलो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सर इनका, ठीक है। तो 1D मोशन सर, अगर मैं एक कार को, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, कार एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सिर्फ एक्स में चल रही है, यानी एक कोऑर्डिनेट में चल रही है, यानी 1D मोशन है। यानी कि क्या लिखेंगे हम, लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक। मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम बोलेंगे सर वो 1D मोशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको कुछ हाइट से, ग्राउंड से कुछ हाइट पर, कुछ ग्राउंड से कुछ हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया। कौन सा एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है सर, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक एक्सिस में ही मूव करी ना, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में मूव कर रही है, वाई कोऑर्डिनेट में, यानी कि 1D मोशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्री फॉल, और हम लिख देते हैं ड्रॉपिंग ऑफ अ पेन, और फ्री फॉल ऑफ अ पेन फ्रॉम सम हाइट, ये ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। फ्री फॉल ऑफ अ पेन, ठीक है, एक सीधी रेखा में गिर गया। बच्चों 2D मोशन देखते हैं। सर 2D मोशन क्या, 2D मोशन जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हों। ऐसा क्या होता है सर, अपने बिलियर्ड वाली गेम खेली है जिसमें टेबल होता है, टेबल के ऊपर बॉल रखी जाती है, ऐसे करके हिट करते हैं, या फिर कैरम बोर्ड, एक्स में भी जाएगा वाई में भी जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, बिलियर्ड बॉल, मूवमेंट ऑफ बिलियर्ड बॉल, मूवमेंट ऑफ बिलियर्ड्स बॉल। और क्या सर, कैरम बोर्ड में भी वही होता है, जो अपने पास स्टिकर होता है, अगर स्टिकर को हम करते हैं पुश तो वो एक्स में भी जाएगा वाई में भी जाएगा, ठीक है। एक्स वाई एक प्लेन में मूव करता है, एक्स में भी वाई में भी, एक प्लेन में, और प्लेन क्या है 2D। सो एक और एग्जांपल हो जाएगा बच्चों इसका, अगर आपने बॉल फेंकी, अगर आपने बॉल कैच ऑन कैच खेलने के लिए फेंकी, तो बॉल कुछ ऐसा पाथ, यानी कि पैराबोलिक पाथ। अगर बच्चों ये ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है और आपने यहाँ से एक बॉल फेंकी, तो वो ऐसे मूव करके यहाँ पे आएगी ना, तो बच्चों वो ऊपर भी गई, वाई में भी गई, वो आगे भी गई, वो एक्स में भी गई, यानी एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है, यानी कि
दो कोऑर्डिनेट्स यानी कि 2D मोशन, और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर ये कैसा मोशन बता रहे हैं? बच्चों जब आप 11th क्लास में आओगे, बड़ी क्लासेस में आओगे, तब हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ाएंगे, तो कनेक्ट रहना है हमारे साथ। क्या बोला मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन, कैचम कैच, एक्स में भी वाई में भी, 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 आगे भी जा रही है और वाई में भी जा रही है। 3D मोशन। सर 3D मोशन क्या? बच्चों काइट उड़ाते हैं हम, तो वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, जेड में भी, सब जगह जा रही है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? मूवमेंट ऑफ काइट या फिर फ्लाइंग काइट, और मूवमेंट ऑफ अ काइट इन एयर, इन स्काई। एक और ऑप्शन क्या, मतलब एक और एग्जांपल क्या? बलून, मूवमेंट ऑफ बलून। सर बलून है, गैस भरी छोड़ दिया, वो भी पता नहीं कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी एक्स में जा रहा है, वो भी वाई में जा रहा है, वो जेड, यानी कि वो 3D मोशन, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है। तो समझ आया बच्चों, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ मोशन की तरफ। तो टाइप ऑफ मोशन देखो, हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और कंबाइंड मोशन। अब ये होते क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशनल मोशन, जो मैंने बोला अभी, रोटेशनल और कंबाइंड मोशन, सब पढ़ेंगे एक एक करके। सुनो अभी मेरी बात बस। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक व्हील है, ठीक है? व्हील है, अगर ये सिर्फ एक्स में जा रहा है, देखो एक कोऑर्डिनेट में जा रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है, ये घूम नहीं रहा है बच्चों, घूम नहीं रहा है, ये सिर्फ सीधा सीधा आगे की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। लेकिन अगर ये, तो जैसे कि हमारी साइकिल है, साइकिल हमने खींची है, लेकिन उसका वो नहीं हुआ, आपने साइकिल का व्हील पकड़ा और उसे खींच रहे हो, व्हील पकड़ रखा है, व्हील घूम नहीं रहा है, तो वो आगे की तरफ जा रही है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर आप साइकिल जैसे चला रहे हो, मतलब एक व्हील ऐसे लिया और व्हील को घुमा दिया, तो वो व्हील, वो जैसे अपन वो घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं हाथ पे, तो ऐसे अगर हम घुमा रहे हैं तो वो घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर ये घूम भी रहा है और ये आगे भी आ रहा है, ये घूम भी रहा है और आगे भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसलेशनल भी हो रहा है यहाँ पे, और ये रोटेशनल भी हो रहा है, यानी कि कंबाइंड मोशन। समझ आया आपको? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से? 3 टाइप्स के मोशन, ट्रांसलेशनल। सबसे पहले ट्रांसलेशनल पढ़ते हैं बच्चों। तो लेट अस सपोज ये आपके पास एक व्हील है, ठीक है, और इस व्हील को आप मूव कर रहे हो, इस व्हील को आपने आगे की तरफ मूव कर रहे हो, आगे की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आगे की तरफ वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है बच्चों, आगे की तरफ ये मूव हो रहा है। तो जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो भी आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ वाला भी पार्टिकल आगे की तरफ, जो भी इस व्हील के पार्टिकल हैं, इस व्हील पे जितने भी पॉइंट है वो सारे क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं सर। ऐसे मोशन को क्या होता है, क्या बोलते हैं हम? ये सेंटर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आगे की तरफ जा रहा है, घूम नहीं रहा है, सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। मैं लिख देता हूं। क्या बोला मैंने बोला
movement of an object from one point to another, from one point to another in a straight line, in a straight line, in a straight line is called ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चों क्या? ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आ रहा है? ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है सर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होगा सर? टॉप मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, रनिंग कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। क्या ये? जाइंट व्हील एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्या बोलते हैं ऐसे? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सर इस बार ये हमारे पास व्हील है और ये आगे की तरफ जा रहा है, ऐसा हम बोल रहे थे पिछले केस में। इस केस में क्या है? ये सिर्फ आगे की तरफ नहीं जा रहा, ये आगे की तरफ नहीं जा रहा, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही घूम रहा है। ठीक है बच्चों, जाइंट व्हील। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? देखो बच्चों, पार्टिकल एक दूसरे के क्या है? पैरेलल नहीं है एक दूसरे से। ये कैसा मोशन है? ये हमारे पास है रोटेशनल मोशन। यानी कि when an object moves in circular orbit, in a फिक्स्ड एक्सिस, इसका बच्चों एक्सिस फिक्स है, इसका एक्सिस फिक्स है, इज कॉल्ड, या फिर अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इन अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है सर, लास्ट बढ़ते हैं हम कंबाइंड मोशन की तरफ। कंबाइंड मोशन में हमारे पास क्या था कि बॉडी सर आगे भी जा रही है और सर बॉडी जो है वो आगे भी जा रही है और मूव करती हुई जा रही है, मतलब रोटेट करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे दोनों मोशन है हमारे पास। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंबाइंड मोशन। समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब कुछ काम की बातें। ठीक है सर, काम की बातें करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। सर ये कैसी क्वांटिटीज होती हैं? देखो, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। सर क्या बोल गए आप? देखो, जैसे कि मैंने बोला, फोर्स। ठीक है,
5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। सर डाउनवर्ड्स की तरफ फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, इसको तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या सर? मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे 5 न्यूटन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। मैंने बोला मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, तो मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया 5 न्यूटन, मैंने डायरेक्शन भी बताई नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। तो ऐसी क्वांटिटी फोर्स, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, वो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होगी। और स्केलर कौन सी होगी? जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे जैसे सर मास हो गया 10 kg मास, सिर्फ आपने 10 kg बताया, किधर 10 kg? ये तो नहीं बताया ना 10 kg नॉर्थ में मास है मेरा, 5 kg मेरा साउथ में है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना हमने। हमने सिर्फ बोला 10 kg, दैट्स इट। यानी कि 10 kg क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगी उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गई? फिजिकल क्वांटिटी क्या सर? क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, हम मास को मेजर कर सकते हैं। तो एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सो quantities that can be measured, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? ये हो जाएगी सर वेक्टर क्वांटिटी। मैंने एग्जांपल दिया मास 10 kg, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है सर, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गई? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये हुई स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ बोलेंगे जो मास है वो स्केलर है, लेकिन जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है सर? वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गया बच्चों? है ना सन? चलो लिखते हैं फिर हम स्केलर क्वांटिटी। सो क्वांटिटीज, पहला पॉइंट, quantities that or which quantities which have magnitude only। सिर्फ मैग्नीट्यूड है बच्चों, नो बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं सर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। समझ आएगा बच्चों? बच्चों एक और कंडीशन होती है, वो आपको बड़ी क्लास में पढ़ाएंगे हम, तो हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास? जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना वो वन डायमेंशनल होती है बच्चों, सिर्फ वन डायमेंशनल होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं सर ये मल्टी डायमेंशनल होती है। ये 1 भी हो सकती है, ये 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, ये 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। तो हमने क्या बोला? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटी। लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल क्या होते हैं स्केलर के बच्चों? मास हमने देखा, वॉल्यूम हो गया सर
डिस्टेंस हो गया, सर स्पीड हो गई, डिस्टेंस कैसे सर 10 मीटर आगे गया हूँ, 10 मीटर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो बताया। तो क्या बताया हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा फोर्स। हमने बताया फोर्स है डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लिप में, एक दो स्लाइड में। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, इनके पास क्या होता है, इनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए हम इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होती है बच्चों, जो अभी हमने देखा फोर्स के पीछे हमने क्या लगाया 5 न्यूटन, डिस्टेंस के पीछे क्या 10 मीटर, मास के बाद क्या लगाया 10 किलो, तो किलो, मीटर और न्यूटन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही यूनिट हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं ना, तो इनकी ना एक यूनिट होती है। जैसे मास की हमारे पास होती है किलोग्राम, केजी, और मैं पूरा लिखता हूँ किलोग्राम, यानी मास के साथ हम ये जरूर लगेंगे 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, और इसको केजी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेंथ के लिए होता है हमारे पास मीटर, स्मॉल एम लिखते हैं। टाइम के लिए होता है हमारे पास बच्चों सेकेंड, जिसको हम स्मॉल एस लिखते हैं। ठीक है, आपकी हाइट कितनी है बच्चों, सर मेरी हाइट है 10 मीटर। 10 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी हाइट है सर 4 मीटर। अच्छा, 4 मीटर भी बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी हाइट है सर 1.25 मीटर। 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो 1.25 मीटर आपकी हाइट है। तो आपने क्या लगाया, हाइट के पीछे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या है, नंबर के साथ क्या है, यूनिट है। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, यूनिट, मतलब यूनिट है उसके पीछे। टाइम के पीछे सेकेंड्स, लेंथ के पीछे मीटर, मास के पीछे किलोग्राम, इन सबको हम यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने अभी बोला ना, बताएंगे अभी। तो चलो सुनो, ध्यान से सुनना। ये क्या है बच्चों, ये एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, एक ओरिजिन। यहाँ से एक बॉडी या फिर कोई बच्चा है, कोई अमन नाम का बच्चा है, वो गया आगे की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, कितना गया अभी बताता हूँ, इस डायरेक्शन में भी गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अमन ने यहाँ से शुरू किया, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू किया, वो इस डायरेक्शन में गया सर। देखो ये हमारे पे बच्चों नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो जो अमन है, अमन ने क्या किया, वो सर साउथ में गया है। कितना गया सर 3 मीटर साउथ में गया है अमन, 3 मीटर साउथ में गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है सर, वो यहाँ पे आने के बाद वो 4 मीटर इधर चला गया इस पॉइंट पे। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं बोलूँ अमन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सब बोलेंगे 7, 3 + 4 7। ठीक है बच्चों, जिसने 7 बोला सही बोला। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अमन ने, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमन
कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 3 + 4 यानी कि AB + BC 3 + 4 कितना मीटर, 7 मीटर सर। ठीक है, इजी। लेकिन अमन अगर बहुत जल्दी में है, उसको लेट हो रहा है, तो वो कोई शॉर्टकट भी तो ले सकता है ना बच्चों। तो वो शॉर्टकट क्या होगा, वो डायरेक्ट यूं ना जाके वो डायरेक्ट ए से सी पे आ जाए। आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है सर, आपने बोल दिया कि अमन ए से सी भी आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये शॉर्टकट है, उसने शॉर्टकट ले लिया और वो शॉर्टकट से बड़ी जल्दी पहुंच गया, ले सकता है। तो ये शॉर्टकट कितना होगा, ये बताओ। 7 तो बताया आपने आसानी से, ये भी बताओ। देखो ये है 90 डिग्री, ये हमारे पास कैसा ट्राइंगल है बच्चों, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो AC² = AB² + BC²। सर ये हमारे पास 3² है, ये 4² है, और ये हमारे पास AB² है। तो ये 9 + 16 = 25, और AB अगर कितना हो जाएगा हमारे पास √25 यानी कि सर 5 मीटर। सर वो शॉर्टकट लेगा ना, तो वो 5 मीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वो 5 मीटर तय करेगा, यहाँ से वो 7 मीटर तय करेगा। तो 7 मीटर में ज़्यादा टाइम या 5 मीटर में ज़्यादा टाइम, सेम स्पीड से चलेगा। तो सर ये तो शॉर्टकट है, 5 मीटर में चला गया। बच्चों जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये क्या है, डिस्टेंस है, जैसे कि आपने बताया 7 मीटर। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट सर ये हो गया 5 मीटर। कहाँ से आया सर, यहाँ से आया। शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता। ओके सर, समझ गया। सर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, बीच में ये क्या है, ये रिवर है, ये रिवर है बच्चों को, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये एक्चुअल पाथ है। लेकिन शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस। समझ आ गया बच्चों। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ एक चीज़ और है सर, ये डिस्प्लेसमेंट लिया उसने कौन सी डायरेक्शन में, सर साउथ ईस्ट में। तो हम लिखेंगे 5 मीटर साउथ ईस्ट, टुवर्ड साउथ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट। तो हमने मैग्नीट्यूड भी बताया, हमने डायरेक्शन भी बताया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी सर, क्योंकि हमने दोनों चीज़ बताई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने डिस्टेंस बताया सिर्फ 7 मीटर, यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया सर। इसके अंदर हमने क्यों नहीं बताया कि ये इधर गया है कि कितना गया है, ईस्ट में गया है। यहाँ पे भी तो 4 मीटर ईस्ट में गया है बच्चों, 4 ही तो ईस्ट में गया है, 3 इधर भी तो गया है। डिस्टेंस हमेशा स्केलर होगा, नोट करो, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन भी देता है और मैग्नीट्यूड भी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं। अब देखो, जहाँ पे ए से लेके बी तक जाना है इस गर्ल को, तो वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यूं घूम के आ रही है। लेकिन अगर ये शॉर्टकट भी तो ले सकती है, डायरेक्ट ए से बी पे आ जाए। इसने ये डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल डिस्टेंस, तो ये क्या हुआ, 200 मीटर डिस्टेंस। लेकिन शॉर्टकट कितना है, 50 मीटर है। 200 मीटर क्यों चलना, 50 मीटर है शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। चलो सर फिर लिखते हैं हम डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट समझ आया बच्चों, आया। डिस्टेंस समझ आया, आया। सो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इट इज द, क्या बोला हमने, एक्चुअल पाथ।
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन बॉडी। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टकट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल समझ आ रहा है। सर डिस्टेंस में और क्या बताएं, और क्या बताएं? मैंने अभी बोला था कुछ ही पल में। सर डिस्टेंस तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है बच्चों? सर इट इज़ अ कौन सी क्वांटिटी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? इट इज़ अ सर वेक्टर क्वांटिटी है ये, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चलो बच्चों एक चीज़ बताता हूँ अब मैं आपको, ठीक है? मान के चलो जो ये अमन था 3 मीटर गया, फिर 4 गया और फिर 5 गया, 5 4 3। पहले अमन ये इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ से यहाँ पे आया था फाइनल पोजीशन पे, ये डिस्प्लेसमेंट था। अमन इस बार यहाँ से तो स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन ए से बी पे गया, सी पे गया और वापस ए पे आ गया। तो बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अमन ने? अमन ने सर डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 + 4 + 5, कितना? 12। ठीक है सर, लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया अमन ने? सर शॉर्टकट, सर शॉर्टकट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो वहीं पे था, वहीं से घूम के वहीं पे आ गया। तो वहीं जाने के लिए जहाँ पे था उसे घूम के वहीं आना है, वो पहले से वहीं है। तो कितना तय किया उसने? 0 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में? 0 मीटर। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे आपका स्कूल है बच्चों, ठीक है? स्कूल से आप घर की तरफ आ रहे हो, नहीं घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, गए, जो कि है आपके पास 3 किलोमीटर है बच्चे स्कूल आपका, ठीक है? तो 3 किलोमीटर गए, वापस आपके छुट्टी टाइम आए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों आपने? 3 + 3 सर 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? सर 6 किलोमीटर। होम से आप गए स्कूल और स्कूल से वापस होम आ गए, इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल भी है, आपको यहीं पे जाना है। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? इनिशियल से जो फाइनल होता है सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल से फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन भी ये है बच्चों, फाइनल पोजीशन भी ये है, तो छोटा रास्ता क्या हुआ? सर इनिशियल भी ये थी, फाइनल भी ये है, तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमें तो फाइनल पे जाना है और फाइनल खुद यहाँ पे है। तो कितना डिस्टेंस? सर 0। तो 0 किलोमीटर क्या हो गया हमारे पास बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या चीज़ नोट करी? हमने ये चीज़ नोट करी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ये इधर से देखो, जैसे कि ये ओरिजिन है, या फिर डिस्टेंस कैसे बोलेंगे हम, यहाँ से वो इधर नेगेटिव में चला गया, इधर जैसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं इसे, इसको नेगेटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव ले रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव 10 किलोमीटर, -10 किलोमीटर सुना है कभी? नहीं। लेकिन हमारी बॉडी इधर जा रही है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ जा रही है बॉडी बच्चों, ठीक है? या फिर सुनो दूसरा केस सुनो, डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 6 किलोमीटर है सर ये। ठीक, देखो बच्चों मैं यहाँ बताता हूँ आपको, इधर मैं हटा देता हूँ, पाइथागोरस तो पता है ना, इसका 5 आएगा। सर ये है ओरिजिन, यहाँ से बॉडी ट्रेवल कर रही है यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे जा रही है। ये है 3 मीटर, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 मीटर ये।
ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। उसने बॉडी ने स्टार्ट किया यहाँ से, इनिशियल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कितना ऐड किया? सर डिस्प्लेसमेंट ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया इस 3 से, 1 2 3 बचा कितना? 1 2 3, तो 3 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट के। सर क्या बोल दिया आपने? बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, देखो इधर से बॉडी चल रही है, ये कैसा है? ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों डायरेक्शन, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायरेक्शन है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन है। तो माइनस जो भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो अगर माइनस में है और एक प्लस में है तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर वो बराबर होंगे। तो यहाँ से 3 और यहाँ से बराबर 3 कैंसिल आउट, तो बचा कितना? 3। कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव, तो +3 मीटर। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इधर से इधर कितना, या फिर आप डायरेक्ट यूँ बोल लो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? सर -2 मीटर है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों ओरिजिन है, ये -1 है। देखो ये -1 है, ये -2 है। बॉडी ओरिजिन से -2 की तरफ आ रही है। माइनस ने क्या रिप्रेजेंट किया? माइनस ने ये रिप्रेजेंट किया कि वो नेगेटिव साइड में जा रही है। यानी कि माइनस ने क्या दिया है? माइनस ही तो हमें डायरेक्शन दे रहा है, और डायरेक्शन कौन देता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट -2 होगा, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर होगा। ठीक है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि it is always positive. It is always positive. It can be positive. 0 कब होगा बच्चों? It can be 0 नेगेटिव। सर पॉजिटिव तो नेगेटिव कब होगा? 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह, इनिशियल से घूम के सब जगह घूम के वहीं शुरुआती जगह पे आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है बच्चों, दैट्स इट। चलें आगे। आगे हमें बढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? देखो बच्चों, ये बस है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्या है बच्चों? देखो मीटर पर सेकेंड ही तो सर, सिर्फ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड को किस चीज़ में बताया जा रहा है? क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यहाँ पे यूनिट है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड ये क्या है? सर ये मैग्नीट्यूड है। ओके सर, ये यूनिट हो गई, ये मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और ये टूवर्ड्स ईस्ट, ये वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी पे दोनों चीज़ें हैं, स्पीड पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है बच्चों। तो देखो स्पीड क्या होती है, जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये बस इस तरफ आ रही है, और यहाँ पे क्या है? ये भी स्पीड है, बट स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं हम बच्चों? वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस। स्पीड ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस। इक्वेशन बच्चों जरूर आएगा आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से, या फिर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है बच्चों?
it is defined as distance per unit time in a particular direction, displace a distance per unit time in a particular direction। सर जी, या फिर आप क्या बोल सकते हो सर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या है सर, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है बच्चों, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। -10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ऐसा तो नहीं बोलते ना। वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू सम डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस चला, मूव किया। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? इट इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर हाँ तो एक एग्जांपल देके बताओ। तो देखो कैसे करेंगे इसको। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, माना कि पॉइंट ए से लेके बच्चों पॉइंट बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया एक ऑब्जेक्ट ने। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, हमने बोला ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आ गया। इनिशियल पोजीशन भी ये, यहाँ से शुरू किया, घूम गए, वापस यहाँ पे आ गया, फाइनल पोजीशन भी ये। तो बच्चों दिख तो रहा है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, इज नॉन जीरो। डिस्टेंस कैसा है, जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट सर यहाँ पे 0 है। ये बच्चों कितना है, ये 0 है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, सपोर्ट योर आंसर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, व्हेन ऑब्जेक्ट, when the object moves in a when object comes its initial पोजीशन। ठीक है, घूम फिर के वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने मूव तो किया है कुछ डिस्टेंस, लेकिन उसने जीरो डिस्प्लेसमेंट भी तय करी है। आगे बढ़ते हैं हम। A farmer moves along the boundary of the square field of say 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 meter 20 seconds? तो हमें दे रखी है एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड हमें दे रखी है बच्चों 10 मीटर है और वो 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है फार्मर।
हमें मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर फील्ड है, और यहाँ पे क्या हुआ है, लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी और ये डी है। ठीक है, ए से बी गया, बी से सी से डी और डी से ए। कितनी साइड है इसकी, स्क्वायर फील्ड है, ये 10 मीटर है, यानी कि ये 10 मीटर 10 मीटर ये वाली साइड, 10 मीटर ये और 10 मीटर डी ए। उसने ये कवर किया 40 सेकेंड में, यानी ए से शुरू कर रहा है और ए से वापस आने पे कितना कर रहा है, 40 सेकेंड लगा रहा है वो, 40 सेकेंड। हमें ये बताना है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड में इनिशियल पोजीशन से जो यहाँ पे 2 मिनट 20 सेकेंड पे जो इसकी पोजीशन होगी, वहाँ से और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। हमें वो बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो 2 मिनट 120 सेकेंड 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स बच्चों प्लस 20 सेकेंड्स ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 140 सेकेंड्स। यानी कि हमें 140 सेकेंड्स में बताना है फार्मर ए से कितना डिस्प्लेसमेंट है फार्मर का। तो देखो बच्चों, एक कंप्लीट राउंड, एक राउंड कितने में कर रहा है 40 सेकेंड्स, 2 राउंड 80 सेकेंड, 3 राउंड, चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर वो 1 राउंड 1 कंप्लीट राउंड कितने में ले रहा है बच्चों, यहाँ लिखूं मैं इसे, ठीक है यहीं लिख दे रहा हूँ, विजिबल। 1 राउंड ले रहा है बच्चों वो 40 सेकेंड्स में। ठीक है सर, 1 सेकेंड में कितने लेगा वो, सर 1/40 राउंड्स। तो सर फिर 140 सेकेंड्स में कितने लेगा, दिस इज सेकेंड। तो सर 140 कितने मिलेगा, 140/40 राउंड्स, यानी कि कितने 0 0 कैंसिल आउट, दिस इज 3.5 राउंड्स। तो बच्चों आपको ये पता चला कि 140 सेकेंड्स में वो 3.5 राउंड्स लेगा, यानी कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ले लिए, अब लेगा हाफ राउंड 0.5, यानी कि यहाँ तक। तो वो ए से सी पे पहुँचा। अब हमें बताना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक छोटा। ठीक है, तो ए से सी हम कैसे निकालेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, ये हमारे पास क्या है ए सी बच्चों, यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये ए सी स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है, वो बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। और आप बोल सकते हो जो ए सी का स्क्वायर है वो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है, या फिर आप क्या बोल सकते हो जो ए सी है वो रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है, यानी कि जो ए सी डिस्प्लेसमेंट है वो 10 रूट आया। या फिर आप क्या बोल सकते हो, दिस इज 14.14 मीटर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ √2 एज 1.4114। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। अभी देखा बच्चों हमने कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो ज़ीरो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ये हो गई गलत। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो छोटा रास्ता है ना, हमेशा कम आएगा। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जब एक सीधी रेखा में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 5 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, जब एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई बच्चों, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज
ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, नॉट ग्रेटर देन। नेक्स्ट बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि हम यहाँ से 5 सेकंड लग रहे हैं हमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में, 5 सेकंड बी से सी डी ई, 5 सेकंड हमें लग रहे हैं सी से डी पे जाने में, और डी से ई जाने में भी हमें 5 सेकंड लग रहे हैं। ये डिस्टेंस है बच्चों 2 मीटर, और 10 मीटर ले लेते हैं हम इसे। 10 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर नेक्स्ट इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल। तो अपने बच्चों देखा हर एक इंटरवल में हम क्या क्या कर रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में हर 5-5 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, हर 10-10 मीटर चल रहे हैं। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या है बच्चों, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 5 सेकंड में 5 सेकंड्स यहाँ पर, 5 सेकंड्स यहाँ पर, 5 सेकंड ये वाला इंटरवल, और डी से भी 5 सेकंड। यहाँ पे वो चल रहा है 2 मीटर बच्चों, यहाँ चल रहा है 7 मीटर, यहाँ पे नेक्स्ट इंटरवल में क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, यहाँ पे वो चल रहा है 10 मीटर, यहाँ पे वो 8 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको जो ऑब्जेक्ट है ए से ई तक जाने के लिए उसके पास 1 2 3 4 इंटरवल हैं, और उसमें वो अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गई बच्चों। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो एक बार जल्दी, पहले हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलेगा तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस चलता है तो हम बोलेंगे सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ आ गई बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फिर आगे इनके डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट भी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal interval of time, in equal interval of time, it is the distance traveled, it is the distance it is the distance traveled। ठीक है बच्चों, वही थी, इज कॉल्ड लिखना था, मैं सोच रहा था इट से स्टार्ट कर लेते हैं हम, इज कॉल्ड लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि ना ये डेफिनेशन में अच्छा लगता है, इज कॉल्ड, इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्म। जब डिफरेंस करते हैं तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो आप क्या लिख सकते हो, when an object travels equal distance in equal interval of time, that's it। इतना ही लिख देते हैं हम, सही बात है। it is, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चे होता है, when an object travels unequal distances, है ना,
unequal distances in equal interval of time, in equal interval of time। समझ आ गई बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं हम, एक ही लिखा हमने, इसमें लिखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और ग्राफ एज स्ट्रेट लाइन, बस इतना ही लिख लो, एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन। ओके, इस केस के लिए देखो, जैसे ये है बच्चों हमारे पास, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही। इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी, देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, बोलो मेरे साथ और याद भी करो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ 10, 20, 30, 40 इक्वल इंटरवल है डिस्टेंस का, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कैसे चलेगी, देखो इक्वल डिस्टेंस 10 पे, देखो वो यहाँ पे है। ठीक है, 1 सेकेंड जब टाइम है तब वो 10 मीटर है, ये सेकेंड में है बच्चों। 2 सेकेंड जब टाइम है तब वो 20 मीटर पे है। जब 3 सेकेंड टाइम है तब वो 30 पे है, और जब 40 टाइम है तब वो 4 पे है। यानी कि हमने ये देखा कि दस, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 to 40। इसको 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 10 to 20 1 सेकेंड, 20 to 30 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो 10, 10, 10, 10, यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसलिए हमने उसके सेकंड डिफरेंस में लिखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट मे बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे देखो बच्चों, कर्व्ड लाइन आ रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही है। तो देखो 1 सेकेंड पे जब 10 मीटर उसने डिस्टेंस किया, कहीं क्या 0.5 सेकेंड्स पे। 20 मीटर उसने डिस्टेंस किया 1 सेकेंड में। 30 मीटर, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं इसे, 1 सेकेंड पे बच्चों उसने 20 मीटर डिस्टेंस किया है। 2 सेकेंड पे बच्चों उसने 25 किया है। 3 सेकेंड पे उसने 30 किया है, और जब 4 सेकेंड हो गई तो उसका 40 डिस्टेंस हो गया। इसको बनाते हैं हम यहाँ पे ऐसे दे रखा है 0, 10 और 0। देखो पहला डिस्टेंस है बच्चों 20, तो 0 से 20 गया है, फिर 20 से 25 आया है, फिर 25 से 30 आया, और 30 से डायरेक्ट 40 आ गया। ये डिस्टेंस 20 पे गया वो 1 सेकेंड के अंदर, ये 1 सेकेंड के अंदर, ये 2 से 3, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 20 मीटर है बच्चों, यहाँ से यहाँ कितना है 20 से 25, 5 मीटर है, 5 मीटर, 20 मीटर, यहाँ पे कितना है 5 मीटर, 25 से 30, 30 से 40, 10 मीटर। तो दिख रहा है 10, 5, 5, 20। ये क्या है, ये बच्चों अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल में, और इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसका ग्राफ हमेशा कर्व्ड आता है।
होप सो आपको समझ आया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और बस थोड़ा सा और। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की, पढ़ो इसे क्या लिखा है। द डाटा रिकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए है दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, उनका डाटा दे रखा है टेबल 7.1 में, उनको केयरफुली एग्जामिन करना है एंड स्टेट विदेर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारे पास स्लाइड ये है, ये हमारे पास टेबल 7.1 है आपकी एनसीईआरटी का। ये जो डिस्टेंसेस हैं ये ट्रैवल किए हैं ऑब्जेक्ट ए ने, और ये वाले डिस्टेंस है मीटर में ऑब्जेक्ट बी ने ट्रैवल किए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। तो देखो टाइम देखते हैं सबसे पहले, कितने मिनट बच्चों, सर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल है बच्चों। देखो 10 से 20 सर 10 मीटर, 20 से 30 सर 10 मीटर, 30 से 40 सर 10 मीटर, 10-15 पे 40 मीटर था, जैसे ही 15 मिनट हुए उसने 10 मीटर ट्रैवल कर दिया। कमेंट कर दो बच्चों, समझ तो गए आप। When an object travel equal distances in equal time interval, this is known as uniform motion। तो ये तो हो गया हमारे पास बच्चों क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म, कौन सा, ए। 15-15 सेकेंड 15-15 मिनट्स में, टाइम तो 15 मिनट्स है, इक्वल क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है देखते हैं, अगर इक्वल होगा तो ये भी क्या होगा यूनिफॉर्म, अनइक्वल होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। 12 से 19, 19 से 23, 23 से 35, 35 से 37, 37 से 41, 41 से 44। यहाँ पे कितना है बच्चों, 7 मीटर। यहाँ पे कितना है बच्चों, 4 मीटर। देखो अनइक्वल जा रहा है, यहाँ पे कितना है 2 मीटर्स। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये वाला केस हमारे पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म केस, दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। हल्का सा टिल्ट जा रहा है वो, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म and this is the case for non uniform। क्वेश्चन हमें बोला गया था कि एग्जामिन करना है स्टेट विदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो एग्जामिन हमने ये किया कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है और जो ऑब्जेक्ट बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।